Hello to everyone. This side, Professor Nitish Kumar Rohatgi from Simaj Group of Institution. तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर. मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर बात किया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में अमूमन BOP कहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिकॉर्ड करता है किसी भी इकोनॉमी के सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी हो सकते हैं. तो कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो, उन सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा, उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे. बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है जो किसी भी देश के डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिर फिस्कल पॉलिसी हो या फिर ट्रेड पॉलिसी हो. बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के, उसको एनालाइज करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहाँ पे सरकार का फोकस होना चाहिए, कहाँ पर सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर सरकार को थोड़ा और ट्रेड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के या बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक उसको इंटरप्रेट करके आप जान सकते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है कि हाउ गुड और हाउ बैड एन इकोनॉमी इज फाइनेंशियली. तो आज हम लोग इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं. वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगा, बहुत शॉर्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर अब हम लोग आते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बात करूं और मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस देश को किससे कितना लेना है और किस देश को कितना देना है. हाउ मच अ कंट्री ओज टू अदर नेशन एंड हाउ मच इट इज सपोज टू रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये तभी होगा जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं. तो अब आइए हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो बहुत मेजर कंपोनेंट है. वन इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड द अदर वन इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो बड़ा मेजर कंपोनेंट है. एक है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और दूसरा है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. हम लोग एक एक करके समझेंगे इन सारी चीजों को. अब आइए वी शैल बी डिस्कसिंग अपॉन व्हाट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जनरली शोज the income, the net income that a country or a nation generates through its foreign transactions. The net income क्या कहा मैंने कि फॉरेन ट्रांजैक्शन से कोई भी इकोनॉमी, कोई भी नेशन जो नेट इनकम जनरेट करती है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ करंट में डालते हैं. बैलेंस ऑफ करंट बेसिकली यही शो करता है. अब आइए और हम लोग इसके कंपोनेंट्स को, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का 3 कंपोनेंट है. पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा बैलेंस ऑफ सर्विसेज और तीसरा बैलेंस ऑफ अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स या जिसको हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं. राइट. तो अब आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये मैंने काफी विस्तार से आप लोगों को बताया. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिफरेंस है किस चीज का, द वैल्यू ऑफ टैंजिबल आइटम्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ टैंजिबल आइटम्स इंपोर्टेड. केवल टैंजिबल कहने का मतलब इट विल इंक्लूड ओनली गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म, शेप, साइज है, उसी को हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे. उसके अलावा कुछ और कंसिडर नहीं किया जाएगा. अब आइए हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के उसको लिखते कैसे हैं, पहले मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि
जो करंट अकाउंट का अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम डबल एंट्री सिस्टम की तरह ही हम लोग मेंटेन करते हैं। उसमें भी डेबिट साइड होता है और उसमें भी क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं, जो भी नेगेटिव, उसको हम लोग नेगेटिव साइड कहते हैं। डेबिट साइड को आप नेगेटिव साइड कहते हैं। मतलब जब आपके पास से पैसा जा रहा हो, जब आपके पास से पैसा जा रहा हो तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। और क्रेडिट साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड कहते हैं। मतलब जब आपके देश में पैसा आ रहा हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइड कहते हैं। तो अब ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मैंने शुरुआत किया कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसका 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला मैंने बताया आप लोगों से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का में आप क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये पॉजिटिव साइड है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने में आपके पास से पैसा जाएगा, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। सिंपल, तो बहुत सिंपल है। फिर से आप सुन लीजिए एक बार कि अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें 2 साइड्स हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव। डेबिट साइड को हम लोग नेगेटिव कहते हैं और क्रेडिट साइड को पॉजिटिव कहते हैं। जब पैसा आ रहा है, फॉरेन पैसा आ रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास से, आपकी इकोनॉमी से पैसा जाएगा, वो नेगेटिव साइड हो गया, उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये कॉमन सेंस है। अगर आप डेबिट साइड की बात करें तो जैसा मैंने बताया, नेगेटिव पैसा जाएगा। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो सामान तो आएगा लेकिन पैसा जाएगा, तो ये डेबिट साइड लिखा जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास से सामान बाहर जाएगा लेकिन इनफ्लो आएगा, आपके पास पैसा आएगा। जो दूसरा है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का दूसरा जो आइटम है, जो दूसरा बैलेंस है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या बैलेंस ऑफ सर्विसेज उसको हम लोग कहते हैं। तो आप जब ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा सर्विसेज होता है जिसको आप प्रोवाइड भी करते हैं और कभी कभी आपको सर्विसेज लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मींस यू आर ऑफरिंग द सर्विसेज, यू आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में आपके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो जब आप सर्विसेज को या इनविजिबल्स को जब आप प्रोवाइड करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कौन सा आइटम हो जाएगा, क्रेडिट आइटम होगा। क्रेडिट आइटम क्यों, क्योंकि जब आप सर्विसेज देंगे तो उसके बदले में आपके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लेकिन जब आप दूसरे नेशन, दूसरी इकोनॉमी से सर्विसेज लेंगे तो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, वो नेगेटिव आइटम हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो इसमें शामिल होंगी। बैंकिंग सर्विसेज क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस क्योंकि लॉजिस्टिक्स होगा इसलिए रिस्क इन्वॉल्व है। और ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग और यू आर टेकिंग द सर्विस, तो इसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हैं, आपके पास इनफ्लो होगा, आप उसको क्रेडिट आइटम के तौर पे लिखेंगे। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा, ये डेबिट आइटम होगा, क्योंकि जब आप सर्विसेज को लेंगे तो इसके बदले में आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइड हो जाएगा या नेगेटिव आइटम है। फाइनली बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब एक तरफा हस्तांतरण, एक तरफा ट्रांसफर, जहां पे आप सिर्फ देते हैं या कोई आपको देता है, उसके बदले में आप कुछ एक्सचेंज नहीं करते। अ ट्रांसफर विच इज विदाउट कंसिडरेशन, वन वे ट्रांसफर इज नोन एज यूनिलैटरल ट्रांसफर और अनरिक्विटेड ट्रांसफर। और इस अनरिक्विटेड ट्रांसफर या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में आप गिफ्ट ले सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं, या कोई एड की बात कर सकते हैं। कहीं पे डिजास्टर आ गया तो आप उसको ठीक करने के लिए एड दे सकते हैं या आपको कोई दे सकता है। तो ये जो सारा एग्जाम्पल्स मैंने बताया, ये सब अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स का हिस्सा होगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होगा। तो जब आप दूसरों को देंगे, तो जब आप दूसरों को यूनिलैटरल ट्रांसफर्स करेंगे तो वो आपके पास से पैसा जा रहा होगा, वो डेबिट आइटम है क्योंकि नेगेटिव है। अगर आपके पास आ रहा है तो वो सारा क्रेडिट आइटम होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है।
अब क्या होगा, अगर आपका इन तीनों यानी कि करंट अकाउंट का क्रेडिट आइटम का सम अगर आपके क्रेडिट आइटम का सम डेबिट आइटम के सम से बड़ा होगा, अगर आपके क्रेडिट आइटम का सम आपके डेबिट आइटम के सम से बड़ा होगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है आपके पास इनफ्लो, और अगर आपके पास डेबिट आइटम का सम बड़ा होगा क्रेडिट आइटम के सम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है ज्यादा, आ रहा है कम। तो जब क्रेडिट आइटम्स और द सम ऑफ द क्रेडिट आइटम्स एक्सीड्स द सम ऑफ द डेबिट आइटम्स, हम लोग उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी सरप्लस इन करंट अकाउंट। और जब डेबिट आइटम बड़ा होगा क्रेडिट आइटम से, तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट इन करंट अकाउंट। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि भारत सरकार करंट अकाउंट के डेफिसिट को ठीक करने के लिए क्या कर रही है आजकल, वो गोल्ड के इंपोर्ट को कम कर रही है, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करना चाह रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो जा रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, वो जो डेफिसिट में है, वो डेफिसिट थोड़ा कम हो। अब आइए हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करें। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज अनदर मेजर पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वैसे ट्रांजैक्शंस को अपने आप में शामिल करता है जो किसी भी देश या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के एसेट्स या लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, एसेट क्रिएशन से या लाइबिलिटी क्रिएशन से या लाइबिलिटी को डिक्रीज करने से या एसेट को सेल करने से, ये सारी आइटम्स। तो इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में कहा कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी भी देश के एसेट और लायबिलिटी से संबंध रखता हो, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। कैपिटल अकाउंट जो है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसमें दो तीन खास चीजें हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल एसेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लेना, किसी कंट्री में जाके बॉन्ड को खरीदना, या उसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो गया प्राइवेट पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन पैसा आपके देश में आके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब फॉरेन पैसा आपके वहां के फाइनेंशियल एसेट में पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, तो उससे आपके देश में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो वो पॉजिटिव आइटम होगा, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे के वहां जाके आपने इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे के नेशन में जाके आपने वहां के शेयर्स को खरीदा, वहां के स्टॉक को खरीदा, वहां पे रियल एस्टेट में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके देश से पैसा जा रहा है, तो ये नेगेटिव आइटम हो गया, ये डेबिट साइड का आइटम है। अब आइए हम लोग बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आपके वहां विदेशी पैसा आ रहा है, मतलब किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में, या आप फॉरेन जाके पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में, या फिर कोई एसेट के क्रिएशन में, या आप कहीं एसेट बेच रहे हैं, या आपके वहाँ आके कोई फॉरेन कंपनी या गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में आके किसी एसेट को परचेज कर रही है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। और मैं फिर से एक बार रिएटरेट कर दूं कि वो सारा ट्रांजैक्शन जो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हो, मतलब अगर फॉरेन पैसा आपके देश में आ रहा है, या फिर आपने लायबिलिटी रेज किया हो, या फॉरेनर्स ने आपके वहां के इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट आइटम होगा, वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वहीं इसके विपरीत, अगर आपने जाके कहीं फॉरेन कंट्री में एसेट खरीदा, या आपने लोन रिपेमेंट किया, किसी देश से आपका लोन था, उसको आपने रीपे कर दिया, तो वो पैसा आपके पास से गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने लायबिलिटी को रीपे किया, ये नेगेटिव आइटम है, ये पैसा हमारे पास से चला गया, तो ये डेबिट साइड में जाएगा।
तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में था। अब ये भी हम लोगों को बताएगा कि हमारे पास नेट फ्लो ऑफ कैपिटल क्या हुआ। नेट फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब मैं और इसको प्रिसाइज कर दूं तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आपको ये बताता है कि किन किन सोर्सेस से आपके पास कैपिटल आया और कैपिटल कहां कहां गया, राइट। तो ये था बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इन सब का इंपैक्ट ये होता है कि जब आप ट्रेड करेंगे तो नेट रिजल्ट ये होगा कि आपके पास जो फॉरेन रिजर्व है, तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन कहा गया है और उस जो इंडियन एसेट है फॉरेन एक्सचेंज का वो आरबीआई के पास है। तो ये जो आरबीआई के पास एसेट है इसमें चेंजेस आएगा, इसमें ऊपर नीचे होगा। तो नेट रिजल्ट वही होता कि हमारा रिजर्व बढ़ता है या हमारा रिजर्व घटता है। तो जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पॉजिटिव बैलेंस होगा, एक फेवरेबल बैलेंस होगा, एक सरप्लस बैलेंस होगा, तो हमारे पास रिजर्व्स क्या होगा, वो बढ़ेगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस हो रहा है तो हमारे पास से रिजर्व्स कम होगा। तो ये एक्चुअली में पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल अबाउट द impact of the foreign trade transactions on the foreign exchange reserves that a nation has। और वो नेशन इंडिया के केस में रिजर्व बैंक के पास है, बाकी देशों में उसके भी सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो मैं चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको कॉम्पैक्ट करूंगा। मैंने सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों से बात कर लिया। जस्ट टू कंक्लूड विद इन फ्यू लाइंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनता है और ये किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ को इंडिकेट करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे किस सेक्टर पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कहाँ पर लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है, किस तरीके से हम लोग एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को परफॉर्मिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी या जो रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और दोज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर, वन इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में तीन सब बैलेंसेस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और बैलेंस ऑफ अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स। और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस को आप लिखते हैं जो किसी भी देश के एसेट और लायबिलिटी से अपने आप को रिलेट करता हो। तो लास्ट में जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे फॉरेन ट्रेड से, उससे या तो आपका इनफ्लो होगा और नहीं तो आउटफ्लो होगा। तो हर वो आइटम, हर वो ट्रांजैक्शन जब आपके लिए फंड का इनफ्लो होगा, जब आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज होगा, तो वो प्लस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव साइड में लिखा जाएगा जिसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। और जब आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, वो नेगेटिव साइड होगा, उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। अब शायद इतना सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्रेडिट एक्सीड कर रहा है डेबिट को तो वो सरप्लस कहलाएगा और अगर डेबिट एक्सीड कर रहा है तो वो डेफिसिट कहलाएगा। होपफुली आई एम क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।